एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए आज की जो हमारी वीडियो है एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम है MPSE 6। इसमें मैं आपको 2018 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर कराऊंगी और मैंने 2019 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर पहले आपको करा दिया, अब 2018 का कराऊंगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी की शांति की क्या संकल्पना थी, विस्तार से बताइए। इसमें गांधी जी शांति के बारे में क्या सोचते थे कि शांति इम्पॉर्टेंट है, क्यों है, ये सब हमको इसमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार से है कि जो गांधी जी थे वो युद्ध और हिंसा के विपरीत थे। मतलब वो युद्ध और हिंसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, नकारते थे। उसके विपरीत वह अशांति और शांति को जीवन का महत्वपूर्ण शक्ति मानते थे। वो कहते थे जो शांति है वो जीवन की एक महत्वपूर्ण जीने की शक्ति है। जो शांति होती है वो समाज व संसार को एक साथ मिलाती है, और जहाँ हिंसा होती है वहाँ पे शांति क्या करती है, लोगों के बीच के जो मन मुटाव होते हैं, लड़ाई झगड़ा होती है, उसको समाधान करती है, बातचीत के मध्य से उसको समाधान करती है। तो ये बोलते हैं शांति जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें लोग अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, हिंसा हो जाती है, तो शांति में क्या होता है कि लोग मन मुटाव को अपने बातचीत के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं, समझौते के माध्यम से, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। और बोलते शांति तथा सत्य है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। अगर आपको शांति मिल गई तो समझ लीजिए आप सत्य के मार्ग पे चल पड़े। अगर आप शांति के मार्ग पे चल रहे हैं तो इसका मतलब आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। तो शांति और सत्य को वह एक ही बोलते थे। गांधी जी बोलते थे सत्य जो होता है वो शांति से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो असत्य होता है और जो धोखा होता है, कभी भी शांति की स्थापना उससे नहीं बन सकती और ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। अगर आप चाहते हैं कि शांति की स्थापना और उसमें आप असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं किसी को और शांति की स्थापना करते हैं, तो वो जो शांति है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, वो स्थायी नहीं होती, अस्थायी शांति होती है। और गांधी जी बोलते शांति तथा न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गांधी जी शांति तथा युद्ध को अलग अलग समस्या नहीं मानते थे। गांधी जी बोलते थे कि जो शांति की धारणा है उससे ये पता चलता है कि मानव एकता, मतलब मानव की एकता है और वह राष्ट्र में स्वतंत्र है और उसका स्वभाव के लक्ष्य को बताती है। मतलब जो शांति होती है वो ये प्रतीत करती है कि लोगों में एकता है और लोग स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी रहे हैं अच्छे से, अगर शांति बनी हुई है तो। गांधी जी भाईचारे के लिए, सार्वभौमिक जो भाईचारा होता है उसके लिए आग्रह करते थे। वो कहते थे भाईचारा हमेशा बना के रखना चाहिए। गांधी जी ये भी बोलते थे कि इंसान को राष्ट्रीयता, जाति, संस्कृति ऐसे भेदभाव से ऊपर उठ के आध्यात्मिक एकता के संबंध में रहना चाहिए या उसमें रहना चाहिए। ये भेदभाव, जाति पात, इसमें अपना विश्वास नहीं रखना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि पारस्परिक जो निर्भरता होती है, जो मित्रता होती है, भाईचारा होता है, सद्भावना होती है, ये शांति के लिए अनिवार्य शर्त है। देखिए जो आगे बताया, जो यथार्थवादी हैं वो संघर्ष को क्या मानते हैं, युद्ध, मतलब कि जो संघर्ष होता है उसी के कारण युद्ध होता है और टकराव होता है, वो ऐसा बोलते हैं यथार्थवादी जो उपागम है। परंतु गांधी जी इसमें क्या बोलते हैं कि जो संघर्ष होता है उसको हितों का टकराव नहीं मानते। गांधी जी मानते हैं जो संघर्ष होता है एक मानसिक भ्रम होता है, खाली जो संकल्पना होती है, जो आकांक्षाएं होती है, उनका नतीजा मानते हैं। गांधी जी कहते हैं कि जो संघर्ष है वो जीवन के बहाव की अस्थायी बाधाएं हैं, मतलब कि अस्थायी बाधाएं, स्थित बाधा नहीं होती। देखिए गांधी जी को जो शांतिवादी उपागम है वो पश्चिमी में जो शांतिवादी उपागम प्रचलित है उससे थोड़ा अलग है। गांधी जी को जो अहिंसा है और जो शांतिवाद है वो दोनों ही हिंसा को नकारते हैं, मतलब हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। अहिंसा और शांतिवादी में हिंसा की कोई जगह नहीं, उसको पूरा नकारते हैं। देखिए जो गांधी जी का सत्याग्रह था वो शांतिवाद का एक नया आक्रामक स्वरूप था। मतलब जब सत्याग्रह में उन्होंने एक आक्रामक ही रूप था, पर उसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं थी। अहिंसा तौर पे उन्होंने ये नया मतलब कि नया तरीका ढूंढा था हिंसा करने का, मतलब कि जिसकी अपने बातों को रखने का एक नया तरीका ढूंढा था अहिंसा के माध्यम से, सत्याग्रह के। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्यक्ति तथा उसकी मनोवृत्ति पर बल। ये इसी का ही पॉइंट है। देखिए गांधी जी की जो शांति व्यवस्था है उसमें जो व्यक्ति है वो एक महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए गांधी जी के एक ऐसे व्यक्ति थे जो व्यक्ति को प्रत्येक सामाजिक व राजनीतिक क्रियाकलाप का केंद्र मानते थे, कि जो व्यक्ति है वो सब चीज का केंद्र होता है। और गांधी जी बोलते थे अगर आपको शांति की स्थापना करनी है तो मानव को ही प्रयास करना पड़ेगा, मानव को सशक्त होना पड़ेगा ताकि वो शांति की स्थापना कर सके और शुरुआत कर सके। और देखिए विश्व में अगर शांति का जो प्रश्न है, इसका मतलब
आप खुद पे विजय प्राप्त कर ले। अगर सब जगह शांति की स्थापना हो जाएगी तो इसका मतलब आपने खुद पे विजय प्राप्त कर ली। और जो व्यक्ति होता है वो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। गांधी जी बोलते भौतिक और तात्विक शक्ति पर नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति की विजय सुनिश्चित होती है, क्योंकि जो अहिंसा की इच्छा होती है वो प्रत्येक व्यक्ति के दिल में होती है। सब लोग चाहते हैं अहिंसा के माध्यम से हम सब कार्य करें। हिंसा, अगर आप हिंसा करते हैं तो उसमें विश्व शांति की स्थापना नहीं हो सकती। अगर आप खाली हिंसा की आलोचना करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी तरफ शांति स्थापना हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको हिंसा को रोकना है तो उसके लिए प्रयास भी करने पड़ते हैं, खाली आलोचना करने से कुछ नहीं होता। इसके लिए मनुष्य को सुधारना भी होगा। देखिए, शांति को ऊपर से हम थोप नहीं सकते किसी के ऊपर। इंसान की खुद से शांति की स्थापना करने की इच्छा होनी चाहिए। देखिए, एक जो सत्याग्रही होता है उसको शांति की स्थापना करने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए और अंतर आत्मा जो होती है उसको शुद्ध करना चाहिए। जो अंतर आत्मा होती है उसको शुद्ध करें और अपना मूल्यांकन करते रहे, आत्मा का मूल्यांकन, तो इससे क्या होगा, शांति की स्थापना रहेगी। तो गांधी जी का ये कहना बिल्कुल सत्य है कि हम किसी चीज़ की आलोचना करते हैं तो वो चीज़ बदल नहीं जाएगी, आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा सब चीज़ का। ये हमारा क्वेश्चन यही समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वंद्व प्रबंधन और समाधान में नागरिक समाज की भूमिका का परीक्षण कीजिए। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, संघर्ष के समाधान में नागरिक समाज की क्या भूमिका होती है। और देखिए, आपको जो मैंने 2018-19 के क्वेश्चंस कराए, इसमें मैंने आपके 6 से 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा चुकी हूँ इन्हीं 2 क्वेश्चन पेपर में, तो मैं इन्हों को वापस रिपीट नहीं करूँगी। तो प्लीज़ आप 18-19 का क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से करके जाना, ताकि जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें है दोनों में। 3-3 क्वेश्चन मैंने दोनों में ऐड कर दिए थे। तो मैं अब जो अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें कम क्वेश्चन रखूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें करा दिए हैं। तो आप इसको स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं इन क्वेश्चनों को। तो देखिए, इसका आंसर देखते हैं कि द्वंद्व और समाधान में जो नागरिक समाज है उसकी क्या भूमिका होती है। और देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, संघर्ष के परिरोधन और समाधान में नागरिक समाज। देखिए, जो कल्याणकारी हित होते हैं उसमें जो समाज है उसके अलग अलग जो घटनाएं घटती है उसमें हम जिसके हाल ही के दशकों में हम पहचान सकते हैं कि जो कल्याणकारी हित होते हैं लोगों के, तो उस समाज में उसी को लेके बहुत सी घटना घटी है जिसको हमने कुछ दशकों में पहचाना है कि हाँ, समाज के कल्याण को लेके और बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं, ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसको हम देख सकते हैं। देखिए, डेविड ई एप्टर ऐसे नागरिक समाज का वर्णन करते हैं जिसमें आपका स्वसेवी संगठन, गैर सरकारी संगठन, निजी और धार्मिक सुविधाएं आदि जैसे नेटवर्क आते हैं। देखिए, सरकार जिस सीमा तक समाज में हस्तक्षेप करती है, जहां सरकार अपने नागरिकों के हित के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करती है, और जब बाहर के जो निकाय होते हैं, बाहर की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए भी जिम्मेदारी मतलब मानती हैं, वे शक्तिशाली समाज कहलाता है। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि जहाँ पे जो सरकार होती है, अगर देखिए कब शक्तिशाली समाज कहलाता है, नागरिक समाज शक्तिशाली तब कहलाता है जहाँ पे सरकार अच्छी हो, जहाँ पे सरकार नागरिकों के हर चीज़ों की जिम्मेदारी उठाए, उनको हर प्रकार के स्वतंत्रता अधिकार सब दे, और बाहर के जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें भी अपनी जिम्मेदारी उठाए, तो वहाँ की जो नागरिक है वो शक्तिशाली समाज की स्थापना होती है वहाँ पे मतलब। और देखिए, जॉन कीने का मानना है कि नागरिक समाज का संबंध अंत सामाजिक आर्थिक संस्थाओं और तथा गतिशील गैर सरकारी व्यवस्थाओं से है। इसमें कुछ नहीं बताया, बस ऊपर वाले पैराग्राफ में यही है कि जो नागरिक समाज है वो कब शक्तिशाली बनता है, वो मैंने आपको बताया कि जब सरकार सारे अधिकार और सबकी जिम्मेदारी उठाती है। और दूसरी बात, नागरिक समाज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया सामाजिक आर्थिक संस्थाएं, गैर सरकारी व्यवस्थाएं, ये सब आती हैं। तो अभी तक इसमें आपका नागरिक समाज कैसे होता है उसके बारे में बताया, कैसे शक्तिशाली बनता है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है नागरिक समाज का संदर्भ। देखिए, समकालीन युग जो है उसमें नागरिक समाज का विकास राज्य से उसके संबंध में स्वयं महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरना है कि आज का टाइम चला समकालीन युग, उसमें जो नागरिक समाज विकास हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जब राज्य में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं तभी उसका विकास हो रहा है नागरिक समाज का। अगर राज्य में कोई बदलाव नहीं आएगा, अपने कानूनों में बदलाव नहीं करेगा या अपनी हर एक चीज़ में, तो जो नागरिक समाज है वो भी विकसित नहीं हो सकता। और पहले के टाइम पे क्या होता था 18वीं शताब्दी में कि जो राष्ट्रीय राज्य शब्द एक सीमित था, परंतु
धीरे धीरे 18वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ कि इसका विस्तार हुआ और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होने लग गई और इसमें नागरिक समाज जो होता है उसको महत्व मिलने लग गया और जो नागरिक समाज का सामाजिक आर्थिक संबंध है उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ उसके क्षेत्र में, जो राज्य राजनीतिक क्षेत्र होते हैं उससे ज़्यादा। और देखिए जो नागरिक समाज होता है और जो राज्य होता है इनका जो विभेदीकरण है वो कमज़ोर हो गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है समसामयिक नागरिक समाज सिद्धांत और व्यवहार। देखिए वर्तमान दशकों में जो नागरिक समाज का अगर परीक्षण करते हैं आप तो उसके कुछ कारणों का पता आप कैसे लगा सकते हैं। जब राज्य पीछे हटता है तो उससे लगाया जा सकता है कि क्या कारण है, नागरिक समाज में क्या कारण चल रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो राज्य जब पीछे हटता है किसी चीज़ से तो उसे पता लगाया जा सकता है। और ये सत्य है कि वैश्वीकरण से व्यक्तिगत क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है और समाज में आर्थिक मुद्दों से निकलने के लिए राज्य दबाव डालता है, लेकिन वैश्वीकरण के अतिरिक्त समाज में संग्रहण स्थिति में आने का प्रमुख कारण पूर्वी यूरोप देशों में साम्यवादी सर्वसत्तात्मक राज्यों के खिलाफ उनकी चुनौती सफल होना है। और देखिए जो साम्यवादी राज्य है उसके द्वारा जो श्रमिक संघों है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया और सरकार द्वारा जो बोधिजीवी के होते हैं उन पे मुकदमे चलाए गए। यह सभी धैर्य के साथ और शक्ति के साथ साम्यवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए, अंततः इस व्यवस्था को विघटित करने में सफल हुए। चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और पोलैंड ने इस कार्य को शुरू किया। इस प्रणाली में सोवियत संघ ने पूर्ण निर्माण और खुलेपन की नीति के कारण धीरे धीरे स्वयं भी खुलेपन को स्वीकार किया। पहले देखिए जो वैश्वीकरण है खुलेपन की नीति होती है तो इसमें क्या हुआ कि पहले सब लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, सबने इसको नकारा, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वैश्वीकरण की नीति है उसने सबने उसको धीरे धीरे अपनाया, क्योंकि जो साम्यवादी लोग थे वो इसका विरोध कर रहे थे। परंतु क्या हुआ कि जो साम्यवादी लोग नहीं थे उन्होंने इसके ऊपर वो किया, इसके सामने खड़े हो गए। वो सारे जो साम्यवादी लोग नहीं थे वो इन्हों के सामने खड़े हो गए और साम्यवादी को विघटित कर दिया, को पूरा तोड़ के रख दिया। तो क्या हुआ कि साम्यवादी जब टूट गया तो उसने भी धीरे धीरे इस वैश्वीकरण की नीति को, इस खुलेपन की नीति को अपना लिया। तो इसमें ये सब बताया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नागरिक समाज और संघर्ष समाधान। देखिए आपका रियल आंसर वैसे यहीं से ही है क्योंकि नागरिक समाज और संघर्ष समाधान है यही है, पर ये बहुत छोटा है तो इसलिए जो मैंने स्टार्टिंग से अभी आपको इसका आंसर बताया है ये आपको लिखना है। इसमें से कुछ लाइनें आप लिख देना, अगर आपको जो याद होगा वो लिखना ना, मेन आपको ये लिखना है उसमें। देखिए इसमें बता रहे आमतौर पे राज्य वह होता है जिसमें अंततः संघर्ष समाधान सुनिश्चित एवं क्रियान्वित करने का एक अधिकार होता है। जो राज्य होता है उसके पास संघर्ष समाधान करने का और उसको क्रिया में लाने का एक अधिकार होता है, परंतु जब संघर्ष ज्यादा हो जाता है तो राज्य भी इसको समाधान मतलब कि राज्य भी इसका समाधान नहीं कर सकता। उसके जो भी वो होते महत्वपूर्ण जो तरीके होते हैं वो भी कार्य नहीं करते। और देखिए जो आपका सामाजिक संस्थाएं होती हैं उन्होंने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि जो संघर्ष समाधान होता है, संघर्ष जो होता है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि इसमें कैसे समाधान किया जा सके। देखिए जो संयोगात्मक लोकतंत्र होता है उसके लिए लोगों ने 2 मांगे रखी गई हैं कि अगर आपको संयोग करना है लोकतंत्र को तो व्यक्तियों के लिए सहभागिता के लिए 2 मांगे हैं। प्रथम, जो समाज के साधन होते हैं उसको समान रूप से पहले तो दिया जाए और जो अधिकार तथा जो सुविधाएं होते हैं उसकी पहुंचने तक की मांग है। ये कि जो समाज है, जो लोकतंत्र है, वो क्या मांग रखता है कि हमको सारे साधन जो है वो मिलने चाहिए और संयोग मतलब कि समान रूप से मिलना चाहिए और सबका समान संयोग होना चाहिए उसमें, उसके लिए ये पहुंचने तक की मांग है। और ये सब राज्य को देना आवश्यक भी है, जो समाज है उसको ये देना आवश्यक है, राज्य की आवश्यकता है। और दावों का संबंध द्वितीय में बता रहे कि दावों का संबंध शासन व्यवस्था में भागीदारी से है, कि समाज शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी दे, ना कि जो शासन है वो खाली अपने अपने चलाए। जो दोनों ही मुद्दे हैं वो समाज में मानव अधिकार जो होते हैं और जो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है उसके मतलब कि उसका उदाहरण है कि जो समाज है उसको शासन में अपनी भागीदारी मिलनी चाहिए, लोकतंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत करना चाहिए और विकेंद्रीकरण होना चाहिए शक्तियों का, जो शक्तियों का बंटवारा है वो
को होना चाहिए, ना कि एक के हाथ में होनी चाहिए। तभी आपका समाज जो है वो मजबूत बनता है और संघर्ष समाधान होता है। और देखिए जो गैर सरकारी संगठन होता है वो क्या कार्य करते हैं कि व्यक्ति को इन मांगों के लिए जागरूक करता है, कि व्यक्ति इन अधिकारों की मांग करे उसके लिए जागरूक करता है, जो गैर सरकारी संगठन होता है। और लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा अधिकार बेहतर देता है। आपको पता है ना, ये कुछ उदाहरण बता रहे, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य होते हैं, आपका शिक्षा का अधिकार, ये सब बेहतर कौन करते हैं? जो आपका गैर सरकारी संगठन होता है वही करते हैं, क्योंकि वो लोगों के अंदर इन सब चीज़ों की जागरूकता लाते हैं और इन सब जो स्वास्थ्य और शिक्षा है ये सब चीज़ें लोगों को देता है। जो मानव अधिकार होते हैं उन्हों के लिए उनको जागरूक करता है। और देखिए जो गैर सरकारी संगठन होते हैं वो क्या करते हैं कि जो गैर सरकारी संगठन होता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकारों के लिए बोलता है। अगर कोई इनका उल्लंघन करता है, हनन करता है, तो वो उसमें क्या करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। और जो सरकार होती है और संयुक्त राष्ट्र संघ है, सब जगह पे इसका दबाव बनाते हैं कि जो मानव अधिकार है उनके जो भी सब चीज़ें वो उनको मिलनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होता है। बाकी मैं पोस्ट कर दूँगी, आप इसको ध्यान से वापस से पढ़ लेना, जो 1-2 लाइन मैंने बीच में छोड़ दी होगी, क्योंकि मैं इसको ओवरऑल आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिटेरेंस से आप क्या समझते हैं? जो डिटेरेंस होता है उसको हम निवारण भी बोलते हैं, कि निवारण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि परमाणु निवारण से क्या समझते हैं, फिर निवारण परमाणु से क्या समझते हैं, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट है परमाणु युद्ध। देखिए इसमें बता रहे हैं कि वर्तमान में हिरोशिमा और नागासाकी ही ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे परमाणु हथियारों का प्रयोग किया गया। और ये कब किया गया? जब अमेरिका खाली एकाधिकार, मतलब अमेरिका के पास एकाधिकार था, परमाणु हथियार वो शक्तिशाली था उस टाइम पे, तब किया गया। और देखिए आगे बता रहे हैं कि 1949 में सोवियत संघ ने, और 1952 में इंग्लैंड ने, और 1960 में फ्रांस ने, और 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया था प्रथम बार। और हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने 1998 में इस दिशा में कदम उठाए। और बोल रहे हैं आज इजराइल और उत्तरी कोरिया के पास भी हथियारों, जो परमाणु हथियार होते हैं वो होने की आकांक्षा है। और ईरान जैसे कई अन्य देश हैं जो इसे प्राप्त करना चाहते हैं, हथियारों को, परमाणु हथियारों को। हालांकि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद से परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन उनके प्रभाव और विनाशक शक्ति में अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति हुई है, कि जो विनाशकारी होते, प्रभावी होते, उन चीजों में तकनीक में प्रगति हुई है। देखिए युद्ध को रोकने तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो सिद्धांत है विकसित हो चुका है। और अब ये देखा जा रहा है कि परमाणु युद्ध को बचाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध अवरोधन। और देखिए अवरोधन को ही निवारण भी बोलते हैं। तो इसमें बताया जाएगा कि ये जो युद्ध होते हैं, परमाणु अस्त्र का जो प्रयोग करते हैं, उसको किस प्रकार से रोका जाए, उसका किस प्रकार से निवारण किया जाए। देखिए पहले के टाइम की बात क्या बता रहे हैं कि पहले ये होता था जब परंपरागत सुरक्षा होती थी, आपको मैंने बताया ना, परंपरागत सुरक्षा में होता था कि अपनी जो भौगोलिक स्थिति है उसको बचाना होता था और अपने देश की रक्षा करनी होती थी। तो उसमें क्या होता था कि आप अपने आप को बचाने के लिए दूसरे देश के ऊपर हमला कर सकते हैं, अपने आप को बचाने के लिए दूसरे देश के ऊपर परमाणु हमला ये सब कर सकते हैं। और दूसरे के पास चाहे दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हो तो दोनों देश इसका यूज़ कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो पहले की ऐसी रणनीति हुआ करती थी। परंतु जो युद्ध अवरोधन है इसकी रणनीति अब अलग है, क्योंकि पहले तो ये होता था कि खुद को बचाना है तो युद्ध करो, लड़ाई करो, हिंसा करो, ये सब करो, सब ठीक माना जाता था। परंतु अब ये सब चीज़ें बदल चुकी हैं। देखिए अब क्या होता है कि अब कोई देश अगर लड़ाई झगड़ा करना भी चाहते हैं तो उसको वार्तालाप के माध्यम से सुलझाया जाता है। और अगर वो तब भी नहीं मानता, धमकी देता है, तो फिर क्या होता है कि जो देश आक्रमण करना चाहते हैं तो दूसरा देश क्या करता है, उस कार्रवाई को नहीं अपनाता, मतलब कि आक्रमण नहीं करता, और वो उसको दिखाता है कि हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर क्या होता है कि वो जो सामने वाला देश आक्रमण कर रहा है वो रुक भी सकता है। परंतु अगर जो देश आक्रमण कर रहा है वो सामने वाला देश भी करने लग जाए तो क्या होगा, युद्ध तो फिर कंफर्मली होगा, है ना, कि पहला हमला नहीं करता। जैसे कि जो आक्रमण करने वाला है तो जो जिसके ऊपर आक्रमण करने वाला है वो खुद से हमला ना करे अपने आप को बचाने के लिए, तो जिससे कि युद्ध नहीं होता, संभावना रहती है पर होता नहीं है। और देखिए इसमें बताना इम्पॉर्टेंट है कि जो भी पक्ष मतलब कि वो कर रहा है, आक्रमण करने की सोच रहा है, जो शत्रु पक्ष है, उसको ये बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो ये कर रहे हैं इसकी क्या सजा हो सकती है, मतलब आपको इसका क्या परिणाम चुकाना पड़ सकता है, जिससे कि फिर वो ऐसा कार्य ना करें। कि अगर जो भी शत्रु अगर गलत कदम उठाता है तो उसको ये आभास होना चाहिए कि उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसको कितनी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जिससे कि वो करे
बिना ऐसा शत्रु के साथ मनोवैज्ञानिक संबंध की स्थापित करना चाहिए। और युद्ध अवरोधन में क्या आता है कि ये जो युद्ध हो उसको रोकना होता है कि युद्ध ना हो, और फिर भी अगर युद्ध हो जाए तो इसका मतलब आपका अवरोधन जो है, निवारण जो है वो विफल हो गया है। और देखिए इसमें क्या होता है कि दोनों देश को पता होता है कि हम दोनों देश जो हैं वो बहुत शक्तिशाली, हम दोनों देशों के पास बहुत सारे हथियार हैं, परमाणु हथियार, और हम दोनों देश एक दूसरे की क्षमताओं को जानते हैं। परंतु क्या होता है, इन सबको जानते हुए भी हमें बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए कि बातचीत के माध्यम से हम युद्ध को टाल सकें, और कि बातचीत के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि युद्ध ना हो। और इसके लिए अवरोधन विफल हो गया तो समझ लीजिए अपनी प्रतिरक्षा के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप जो निवारण कर रहे हैं अगर ये विफल हो जाता है, बातचीत नहीं होती, युद्ध होता, तो अपनी रक्षा के लिए फिर तो युद्ध करना ही होगा, इसमें ये बताया गया है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है, बहुत ईजी था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसर्जेंसी से आप क्या समझते हैं, जो इसके प्रमुख रूप हैं और जो निहित तथ्य हैं उसकी चर्चा करनी है। देखिए इंसर्जेंसी को हम विद्रोह भी बोलते हैं, कि विद्रोह क्या है या विद्रोह से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको 2019 के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करा दिया था। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्व समाधान के रूप में आर्बिट्रेशन की परीक्षण करने। और देखिए आर्बिट्रेशन को हम मध्यस्थता भी कहते हैं, तो हमें ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, द्वंद्व समाधान के रूप में मध्यस्थता के बारे में बताइए। और देखिए आर्बिट्रेशन को पंच निर्माण भी बोलते हैं, पंच निर्णय, ये फिर इसको पंच फैसला भी बोलते हैं। तो ये किसी भी प्रकार से आपका आंसर आ सकता है। विवेचन, विवाचन क्या होता है, ऐसे भी। देखिए पंच निर्माण के अंतर्गत विवादों को कुछ ऐसे व्यक्तियों को सौंपा जाता है जो पंच निर्माण कहलाते हैं, पंच निर्णय कहलाते हैं, सॉरी। देखिए इन व्यक्तियों को दोनों पक्ष खुद से चुनते हैं। देखिए इसमें बस यही बताया गया, मैं आपको बताती हूँ क्या है कि देखिए आपको पता है मध्यस्थता, मैंने आपको किसी टॉपिक में पढ़ाया था पहले कि मध्यस्थता में क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है, समूह हो सकता है या व्यक्ति हो सकते हैं, कि जो दो पक्ष है जिन्हों के बीच में संघर्ष चल रहे हैं उन्हों को मध्यस्थता कराता है, मतलब कि उन्हों के बीच में बातचीत कराता है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, दोनों के बीच में अच्छे से सुलह मशवरा कराता है, वार्तालाप कराता है, वो मध्यस्थता कहलाता है। इसी को आर्बिट्रेशन भी बोलते हैं और पंच निर्णय भी बोलते हैं। और ये जो दोनों पक्ष होते हैं खुद से उस व्यक्ति को चुनते हैं और तथा वह अपना निर्णय सुनाने में किसी भी कानूनी बाधा से बंधे नहीं होते, मतलब कि जो वो आपके दोनों पक्ष होते हैं वो अपनी बातें इसको बताते हैं कि ये दिक्कत है, हम इसलिए एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं, हमारी ये बात नहीं माना। तो जो वो होता है व्यक्ति बीच में मध्यस्थता कराता है, वो अपना निर्णय सुना देता है, वो किसी भी चीज़ से बाध्य नहीं होता, उसको अपना निर्णय सुनाना होता है। और देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे मामले पंच निर्णय को ऐसे सौंपे जाते हैं जिसमें कानूनी मुद्दे भी शामिल होते हैं, क्योंकि देखिए अनेक देशों की जो हस्ताक्षर संधियां होती हैं उसमें भी विवाद हो जाते हैं, तो उसके समाधान के लिए भी पंच निर्णय जो होता है उसके पास ही दिए जाते हैं। देखिए बोले जो पंच निर्णय के जो कार्य होते हैं उसको अगर ध्यान में रखते हुए अगर हम उसके इतिहास पे नजर डालेंगे तो क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो विघटन होता है, जो उसकी रूपरेखा तैयार करनी होती है या फिर जो संधियां होती हैं, उन सबके ये व्याख्या की जा सकती है। और हेल सम्मेलन में 1899 में पंच निर्णय संबंध कानूनों को संहिता बंद किया गया था। पंच निर्णय स्थायी रूप से ना तो न्यायालय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और ना ही ये व्यवहार में ना तो न्यायालय होते हैं और ना ही स्थानीय होते हैं। इसकी जो स्थापना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आधार पर स्थापित की गई थी। इसमें जो कानूनी विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं, जिसमें की जरूरत पड़ने पर विवाद संबंधित देशों पंचों का चुनाव करते हैं। प्रत्येक देश द्वारा 2 पंचों का चयन किया जाता है, जिसमें से एक उसी देश का नागरिक होता है तथा दूसरा उस सूची में से लिया जाता है जो किसी अन्य देश का होता है। साथ ही ये जो पंच होते हैं इसका स्वयं से अध्यक्ष चुना जाता है। समस्त 5 मिलकर स्वयं अपनी प्रक्रिया का क्षेत्रीय अधिकार का निर्माण करते हैं। वह यह भी तय करते हैं कि मापदंडों के आधार पर उनके निर्णय पर आधारित होते हैं, कि मापदंडों के आधार पर ही उनके जो निर्णय होते हैं वो आधारित होते हैं, सब जो विवेकपूर्ण और सबूतों के आधार पर। स्थानीय न्यायालय का अपना कोई निर्धारित क्षेत्र अधिकारी नहीं होता। देखिए पंच निर्णय जिस प्रमुख प्रक्रिया पे कार्य करते हैं वह सदैव आम सहमति होती है, मतलब कि जिस पे भी कार्य करते हैं, जिस भी प्रक्रिया पे वो आम सहमति के द्वारा किया जाता
जाता है। राज्य को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध पंच निर्णयों के लिए मजबूर नहीं किया जाता कि आप राज्य की अगर इच्छा है तो उसके विरुद्ध में आप पंच निर्णय लेने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आपके ऊपर थोपा जाए, नहीं आप ये निर्णय लो, आपका ये निर्णय गलत है, ऐसा कुछ नहीं किया जाता। और उनकी स्वीकृति के बिना ही पंचों का चुनाव के लिए अंतिम रूप दिया जाता है। और यह जो तकनीकी है प्रश्नों पर ज़्यादा प्रभाव डालती है और कम खींचनी होती है, मतलब कि कम खर्चीली होती है, मतलब कि प्रश्नों पे ज़्यादा प्रभाव डालती है कि एक प्रश्न पूछती है, जो भी विवाद होते हैं उनसे ज़्यादा प्रश्न पूछती है और ज़्यादा खर्चीली भी नहीं होती है। और इसका ये लाभ भी होता है कि इसका प्रचार नहीं किया जा सकता और इसलिए दोनों पक्ष इसके लिए सहमत भी होते हैं। और जो पंचों का निर्णय होता है उसको प्रकाशित भी नहीं किया जाना चाहिए, मतलब कि जो निर्णय होते हैं उनका जो निर्णय होता है वो भी प्रकाशित नहीं किया जाता। तो देखिए हमारे आंसर भी यही समाप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्वास निर्माण के प्रमुख तत्व। तो देखिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था कल आपको पाकिस्तान और भारत के जो विश्वास निर्माण है उसके ऊपर। आज ये दूसरा क्वेश्चन है उसी चैप्टर का और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वो है। देखिए बताए शीत युद्ध के काल में जब संघर्ष चल रहा था तो उसी के संदर्भ में विश्वास निर्माण संबंधी जो दृष्टिकोण है उसका जन्म हुआ शीत युद्ध के टाइम पे। और साथ ही जो द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो गया तो उसके पश्चात क्या हुआ था कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक होती है इसका प्रभुत्व छाया रहा। इस तत्व को नकारात्मक और सकारात्मक और जोखिम प्रबंधित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जो विश्वास निर्माण के नकारात्मक तत्व शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों में पूर्व पश्चिम के विरोधात्मक समीकरणों से अलग अलग तरह से दिखाई दिया। प्रथम द्वितीय विश्व के बाद जो सोवियत संघ था उसका पश्चिम की ओर विस्तार सफलतापूर्वक हो सका, लेकिन जो ग्रीस 1947 और बर्लिन 1948 में उसको रोक दिया गया। शीत युद्ध के समय पहला संकेत दोनों पक्षों द्वारा यथापूर्वक स्थिति का सम्मान करने तथा निर्माण था। द्वितीय जो परमाणु अस्त्रों का प्रयोग है वो ना हो, इसके लिए संघर्ष वर्धन से प्रेरित किया गया, लेकिन सेना ने भड़काऊ कार्य जैसे कि U2 घटनाओं से शत्रुतापूर्ण प्रक्रिया पैदा हुई। 1960 के दौरान जब सोवियत संघ द्वारा एक अमेरिका जासूसी वायुसेना को मार दिया गया तो दोनों पक्षों में ये तय करना था कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें ओवरऑल ये बता रहे हैं कि जो विश्वास निर्माण होता है तो इसमें क्या था कि जो सोवियत संघ था और जो आपका अमेरिका था तो इसमें विश्वास निर्माण कैसे रखा गया कि देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। तो शीत युद्ध में क्या था कि युद्ध तो हुआ नहीं है ना, तो उसके लिए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के बीच में विश्वास का निर्माण हुआ, दोनों ने समझौते किए और दोनों ने बातचीत की कि हम ऐसा नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। और क्या हुआ था कि जो वो वायुयान था उसको जब मार दिया गया था, जो सोवियत संघ था उसके द्वारा जो अमेरिका जासूस वायुयान था उसको मार दिया गया था। तो फिर दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुआ कि ठीक है हम आगे से अब ऐसा नहीं करेंगे कभी। तो इसी प्रकार से उन्होंने हस्ताक्षर किए, बहुत सारी चीज़ों पे समझौते किए। तो ये सब चीज़ें बता रहे हैं। और भड़काऊ जो गतिविधि है उससे बचने के लिए भी प्रयत्न किया गया और जो अस्त्र शस्त्र नियंत्रण निशस्त्रीकरण है ये सब समझौते भी किए गए और इसके लिए एक रास्ता निकाला गया। और जो क्या हुआ था 1962 में जो क्यूबा था उसमें जो उत्पन्न हो रहे थे संकट, उनको अब अनुभव करने के बाद जो पक्ष थे दोनों उन्होंने सहमति की कि हम परमाणु हथियार है इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अत्यंत हानिकारक योजना थी। और जब क्यूबा और तुर्की दोनों के पक्ष में जब दोनों से वो हटाए गए अपने परमाणु और सब, तो ये जो चीज़ थी टल गई और इससे विश्वास निर्माण हुआ दोनों में। तो इसी प्रकार को हम विश्वास निर्माण को हम देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है। देखिए विश्वास निर्माण में बस ये होता है कि एक दूसरे पे जो हम विश्वास करते हैं, विश्वास करके जो समझौते करते हैं कि हाँ हम ये कार्य नहीं करेंगे, आप भी ये कार्य मत करना, वो सब चीज़ें हैं। और देखिए इसके नकारात्मक पहलू बता रहे हैं अभी तो। और देखिए आगे इसी प्रकार की चीज़ें बताई जा रही हैं कि विश्वास निर्माण हुआ पहली बार तो दोनों देशों ने अपने अपने देश से क्या चीज़ हटाया। और आगे ये भी बोल रहे हैं कि विश्वास करें परंतु वेरीफाई ज़रूर कर ले, कि सत्यापित कर ले कि जो आप विश्वास कर रहे हो ठीक भी है, नहीं कि सामने वाला आपको धोखा दे रहा हो, ये सब चीज़ भी है इसमें आगे। तो देखिए मैं इसको पोज कर दूंगी, आप वीडियो को पढ़ लेना, पोज करके मैं धीरे धीरे सारे वो चला दूंगी जिससे कि आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आगे बस ये सेम ही बातें कर रहे हैं, अमेरिका और सोवियत संघ के बारे में बताया गया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ आपको, इसको बाकी मैं पोज कर देती हूँ, आप इसको पढ़ लेना। छोटा सा पैराग्राफ है आगे जो बचा है, उसमें भी मैंने आपको वेरीफाई के बारे में बता ही दिया है। तो देखिए बस इसी प्रकार से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्वंद्व रोकने
और उसके समाधान के लिए क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका पर निबंध लिखें। द्वंद्व को संघर्ष भी बोलते हैं कि संघर्ष रोकने के लिए जो समाधान है उसके बारे में बताना है, क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका। देखिए इसमें बता रहे जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं वो संघर्ष समाधान को शांतिपूर्व सही कर सकते हैं और ये कानूनी भूमिका भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि आपके कोई भी विवाद होता है पहले आपको उसको क्षेत्रीय स्तर पे समाधान करना चाहिए, उसके बाद सुरक्षा परिषद के मध्य उसको लाना चाहिए, तब वह उसका समाधान निकालेगी। ये नहीं कि आपके कुछ देश में कोई विवाद हो आप सीधा ही संयुक्त राष्ट्र संघ के पास पहुँचो, ऐसा नहीं है। पहले आप अपने देश में क्षेत्रीय स्तर पे स्थानीय स्तर पे उसको सॉल्व करो, जब वो सॉल्व ना हो तो उसको आगे ले जाओ। और देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो 53 अनुच्छेद के अनुसार, चार्टर का जो 53 अनुच्छेद है उसके अनुसार क्या कर सकती है कि सुरक्षा परिषद भी शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो क्षेत्रीय और स्थानीय जो वो होता है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, संस्थाओं का उपयोग कर सकती है। पर शीत युद्ध के दौरान क्या होता है, जो क्षेत्रीय संगठन है वो बहुत कठिनाई से कानूनी भूमिका निभा सके, क्योंकि इससे क्षेत्रीय संघर्ष दोहरा प्रभाव। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आगे की वीडियो मैं पोस्ट कर देती हूँ क्योंकि अभी कुछ काम है, तो फिर मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ, बाकी आप इसको पढ़ते रहना आगे। और ये इजी है, बस जो मैंने बताया था वही है इसमें, और कुछ ज़्यादा है नहीं। और आगे के जो क्वेश्चन हैं 1-2 और रह गए हैं, 1-2 क्वेश्चन है वो भी आप कर लेना, मैं पोस्ट कर रही हूँ। अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं उसको समझा दूँगी बाद में। अभी मैं आपके लिए वीडियो कर देती हूँ ताकि आप इसको देख सकें और आपके क्वेश्चन रहें। इसी प्रकार से मैं MPSC 3 के स्टूडेंट्स के लिए भी अब जो क्वेश्चन बना रही हूँ के ऐसे वीडियो चला दूँगी ताकि वो पढ़ सकें, उनके क्वेश्चन ना रहें। बाकी जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं इसको सॉल्व करा दूँगी। देखिए मैं वीडियो चला रही हूँ, आप इसको पढ़ लेना। इसमें बस ये सोवियत और उसके बारे में बताया गया, सोवियत संघ और अमेरिका के बारे में, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें खास। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, विभिन्न शांति परंपराओं पर एक निबंध लिखना है कि जो आपके शांति परंपराएं होती हैं उसके बारे में, कि जैसे कि भय से मुक्ति है, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है भय से मुक्ति है, भाव से मुक्ति, उसके बारे में इसके बताएंगे कि शांति की स्थापना करनी है तो आपको युद्ध रहित रहना चाहिए, तो युद्ध नहीं होना चाहिए, है ना। और प्रत्येक हिंसा के बारे में बताएगी, प्रत्येक हिंसा नहीं होनी चाहिए, तभी आप शांति की स्थापना कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ा रखी हैं एक संघर्ष समाधान वाली में, तो ये वही सब चीज़ें, इसमें कुछ अलग से है नहीं, तो इसलिए आप इसको पढ़ सकते हैं। और शांति परंपरा स्थिति बता रहे हैं कि शांति की परंपरा स्थिति क्या होती है, और बौद्ध धर्म में किस प्रकार से शांति को माना है कि अहिंसा, न्याय, समानता ये आपके जीवन के लिए सबसे ज़रूरी हैं, ये सब बताई गई हैं। तो आप इसको पढ़ लेना। और हमको जैसे प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, अपने साथ संबंधियों के साथ रहना चाहिए, वो सब है इसमें, समझौता होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ें बताइए। और जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं इसको आपको समझा भी दूँगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और देखिए मैं आपके लिए और वीडियो भी बना के लाऊँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको मैं पहले एक बार ऐसी वीडियो बना दूँगी, फिर उसको समझा भी दूँगी, जैसे टाइम मिलता रहेगा वैसे ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।